हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन और हम जानते हैं मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हमें प्रजनन तंत्र, युग्मक जनन, निषेचन, आर्तचक्र, भ्रूणीय परिवर्धन और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। मानव लैंगिक जनन से संबंधित टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वो था बच्चों अंड जनन, oogenesis। अंड जनन स्त्रियों में होने वाली घटना है। स्त्रियों में जनन उपकला जो अंडाशय में पाई जाती है, उस अंडाशय की जनन उपकला के विभाजन से मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, जो वास्तव में मादा शिशु की भ्रूणी अवस्था में शुरू हो जाती है, लेकिन परिपक्व अंडाणु का निर्माण तो किशोरावस्था आने पर ही होता है। तो क्या परिवर्तन तो अंडजनन में भ्रूणीय परिवर्तन के समय होते हैं और किस प्रकार अंडाणु का निर्माण किशोरावस्था के बाद होता है, आज हमें इसका विस्तृत अध्ययन करना है मानव के संदर्भ में। तो बच्चों, अंडजनन में हमारा टॉपिक है स्त्रियों में अंडजनन। स्त्रियों में अंडजनन ये टॉपिक है बच्चों हमारा। और मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि स्त्रियों में अंडजनन जो है वो मादा शिशु की भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जो स्त्रियों में अंडजनन है वो मादा शिशु की भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है भ्रूणीय अवस्था में? बच्चों, भ्रूणीय अवस्था में अंडाशय की जो जनन उपकला है, वो जनन उपकला कोशिकाएं तेजी से समसूत्री विभाजन करके लाखों की संख्या में ऊगोनिया अंडजननी कोशिकाएं बनाती हैं, या कह सकते हैं ओवम मदर सेल ये बनाती हैं। बच्चों, भविष्य में इन्हीं ऊगोनिया से अंडाणु बनेगा, क्योंकि मादा शिशु के जन्म के बाद ये जनन उपकला कभी भी आगे विभाजन नहीं करती है। इस कारण से नई ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता। तो जितनी ऊगोनिया बन गई हैं इन्हीं से भविष्य में अंडाणु बनेगा। ये ऊगोनिया उसी भ्रूणी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ करती हैं। ऊगोनिया जो है उसी भ्रूणी अवस्था में मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ करती हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाती हैं। इस कारण से वह मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन उपावस्था में अस्थायी रूप से रुक जाता है। ऐसी ऊगोनिया को हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। इस प्रकार से तो सभी ऊगोनिया मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ करके किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक कोशिका में। ऊगोनिया डिप्लॉइड सेल है गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से, तो प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड सेल है। तो मादा शिशु के जन्म के समय प्राइमरी oocyte बन चुकी है अंडाशय में। उसी भ्रूणी अवस्था में इस प्राथमिक oocyte के चारों तरफ कुछ फोलिकुलर सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे एक रफ डायग्राम में ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है अंडाकार संरचना, इसको तो हम नाम देंगे प्राइमरी oocyte। ये तो प्राइमरी oocyte है बच्चों। और इसके बाहर की तरफ चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं फोलिकुलर सेल्स, पुटीकीय कोशिकाएं। ये सब की सब होती हैं फोलिकुलर सेल्स, पुटीकीय कोशिकाएं। तो बच्चों, भ्रूणी अवस्था में जनन उपकला ने विभाजन करके ऊगोनिया बनाया, ऊगोनिया ने मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ करके प्राइमरी oocyte बनाया। अंदर वाली कोशिका प्राइमरी oocyte है, बाहर है पुटीकीय कोशिकाएं। इस संरचना को हम बच्चों नाम देते हैं प्राथमिक पुटिका। ये जो संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम नाम क्या देते हैं? प्राथमिक पुटिका, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो बच्चों,
जनन उपकला ने वास्तव में अंडाशय के अंदर क्या बना ली? प्राथमिक पुटिकाएं लाखों की संख्या में, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख। तो बच्चों, जब किसी मादा शिशु का जन्म होता है, कोई भी मादा शिशु है, जब उसका जन्म होता है गर्भकाल की समाप्ति पर, तो उस मादा शिशु के जन्म के समय उसके अंडाशय के कोर्टेक्स भाग में, ये बच्चों मैंने अंडाशय मान लिया है, और ये अंडाशय का परिधीय भाग जिसको अपन कोर्टेक्स बोलते हैं, तो उस अंडाशय के कोर्टेक्स भाग में ये लाखों की संख्या में क्या पाई जाती हैं? प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये वाली स्ट्रक्चर कोर्टेक्स में होती है। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख। बच्चों, ये पुटिकाएं जो हैं वो एक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट होती रहती हैं, जिसका नाम एट्रेशिया है। एट्रेशिया प्रक्रिया के द्वारा नष्ट होती रहती हैं, और इस कारण से इनकी जो संख्या है वो लगातार घटती जाती है। हम अगर बात करें जन्म के समय प्राथमिक पुटिकाओं की संख्या, तो प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख है। और हम बात करें प्यूबर्टी एज की, किशोरावस्था, तो उस समय तक प्रत्येक अंडाशय में इनकी संख्या घटकर रह जाती है 60 से 80 हजार। 60 से 80 हजार। इसका मतलब जो 20 लाख थी वो अगले 10-12 साल में घटकर 60 से 80 हजार हो गई। इस गति से ये पुटिकाएं नष्ट होती रहती हैं। जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है, प्यूबर्टी एज को किशोरावस्था बोलते हैं, स्त्रियों के लिए होती है 12 से 14 वर्ष की आयु। जब ये वाली आयु प्रारंभ होती है तो इस आयु में प्राथमिक पुटिका से फिर ग्रेफियन पुटिका बनती है अंडाणु के लिए। तो किशोरावस्था आने पर अंडाशय से अंडाणु का निर्माण शुरू होता है। तो कैसे होता है, एक चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे बच्चों। अंडाशय का चित्र बनाएंगे और उस अंडाशय में किस प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक पुटिका से ग्रेफियन पुटिका बनेगी, ये हमें पढ़ना है। क्योंकि प्राथमिक पुटिकाओं के निर्माण तक की प्रक्रिया तो जन्म के समय पूरी हो चुकी है, और अंडाशय में इस मादा शिशु के जन्म के पहले प्राथमिक पुटिकाएं बन चुकी हैं, जिनकी संख्या लगभग इतनी है जन्म के समय, और नष्ट होने लग जाती हैं। ये किशोरावस्था आते आते इनकी संख्या इतनी रह जाएगी घटकर, लगातार फिर भी नष्ट होती रहेंगी। यही तो कारण है बच्चों कि एक लगभग 50 साल की आयु में स्त्रियों में अंडजनन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 50 वर्ष की आयु में ये सभी प्राथमिक पुटिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और जब प्राथमिक पुटिकाएं नष्ट हो गई तो अब अंडाणु का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के बाद इन्हीं प्राथमिक पुटिकाओं से अंडाणु बनेगा। जन्म के बाद नई प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण मादाओं में नहीं होता है। तो ये था बच्चों जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि किशोरावस्था आने पर प्राथमिक पुटिका से कैसे अंडाणु बनता है, ये हम अंडाशय के चित्र की सहायता से समझेंगे। तो टॉपिक है बच्चों स्त्रियों में अंड जनन, oogenesis। और अंडाशय में पहले से क्या पड़ी हुई है? प्राथमिक पुटिकाएं। हम बात कर रहे हैं बच्चों पुबर्टी एज, किशोरावस्था में जो 12 से 14 वर्ष की आयु है, इसमें जो है वो प्राथमिक पुटिका से अंडाणु बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? जब किशोरावस्था शुरू होती है तो एक ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, हाइपोथैलेमस। जैसा कि हमने शुक्र जनन में भी पढ़ा था कि शुक्र जनन का नियंत्रण कैसे होता है, तो हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करता है। वही हार्मोन यहाँ भी सीक्रेट करेगा, जिनका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जनद प्रेरक मोचक हार्मोन। ये हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। इसके प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, बच्चों शुक्र जनन में बताया वो सेम चीज है, दोबारा फिर बताऊंगा आगे। तो इसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं GN, जनद प्रेरक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स ये निकलते हैं।
और ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम हम ऑलरेडी जानते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों ये जो FSH हार्मोन है इसका देखो हिंदी में नाम क्या है, पुटिका प्रेरक हार्मोन, अर्थात ये वो हार्मोन है जो अंडाशय की पुटिकाओं की वृद्धि एवं विकास का प्रेरण करता है। जो FSH हार्मोन है बच्चों उसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। क्या काम करता है, अंडाशय में जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं उनकी वृद्धि और विकास का प्रेरण करेगा। और बच्चों जब प्राथमिक पुटिकाओं की वृद्धि और विकास होता है तो उसी से मादा युग्मक अंडाणु बनता है। मतलब ये हार्मोन जो है फाइनली अंड जनन को प्रेरित करता है। FSH के प्रभाव से क्या होता है, अंड जनन, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण। और दूसरा हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जब अंडाशय में अंडाणु बन जाता है FSH के कारण तो LH के कारण होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये किशोरावस्था आने पर स्त्रियों में अंड जनन शुरू होता है इस हार्मोन के प्रभाव से, FSH और LH। तो क्या क्या साइक्लिक चेंजेस होते हैं अंडाशय में, ये हम बच्चों अंडाशय के चित्र के साथ ही पढ़ेंगे। मैंने आपको स्त्री प्रजनन तंत्र में जब अंडाशय पढ़ाया था तो उस समय बताया होगा कि अंडाशय का जो विस्तृत अध्ययन है हम अंड जनन में ही पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी, एक तो मानव अंडाशय की संरचना और दूसरा अंडाशय में अंड जनन, दो चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों अंडाशय का डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे लेबलिंग करें और कौन कौन सी स्टेजेस हमें उसमें शो करनी होती हैं। तो एक बार आप लोग देख लेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा। इस प्रकार से मैंने ये एक अंडाशय की आउटलाइन ड्रॉ की है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क बना देता हूँ ताकि आसानी से आपको दिख जाए। एक अंडाशय की आकृति के हिसाब से फिलहाल मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों। ये अंडाशय वैसे तो बादाम आकृति की संरचना है, जैसा कि अपन ने अंडजनन में मानव स्त्री प्रजनन तंत्र की संरचना में पढ़ा था कि अंडाशय बादाम आकृति की सफ़ेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो एक जोड़ी हैं और उदर गुहा में पार्श्व में स्थित रहती हैं। तो ये एक अंडाशय का चित्र अपन ने बनाया है। ये अंडाशय का चित्र है बच्चों। अभी मैंने जो अंडाशय में ड्रॉ किया है वो सबसे पहले ड्रॉ किया है अंडाशय की बाहरी झिल्ली। और मैंने बताया होगा आपको कि अंडाशय के चारों तरफ एक पतली उपकला पाई जाती है जिसका नाम है जनन उपकला। ये जो मैंने ड्रॉ किया है नाम, ये बच्चों वास्तव में क्या है, ये है जनन उपकला। अंडाशय एक पतली उपकला से घिरा रहता है जिसका नाम है जनन उपकला और उसके अंदर एक संयोजी ऊतक अंदर भरा रहता है जिसका नाम है स्ट्रोमा। जनन उपकला कैसा होता है बच्चों, तो जनन उपकला होती है सरल घनाकार उपकला, जनन उपकला होती है सरल घनाकार उपकला। तो हम इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से घनाकार उपकला कोशिकाओं के रूप में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है सबसे बाहर अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाएं। जो वास्तव में सरल घनाकार उपकला कोशिकाएं होती हैं।
ये बच्चों जनन उपकला कोशिकाएं। और इसके अंदर एक संयोजी ऊतक भरा रहता है जिसका नाम स्ट्रोमा है, 2 भागों में बटा रहता है। इस स्ट्रोमा का बच्चों परिधीय जो भाग होता है, जो परिधीय भाग होता है इसको तो हम नाम देते हैं कोर्टेक्स, और जो केंद्रीय भाग होता है इसको हम नाम देते हैं मेडुला। अंडाशय का अंदर संयोज, अंडाशय एक ठोस संरचना जिसमें संयोजी ऊतक भरा रहता है, परिधीय भाग कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला, दोनों मिलकर बनाते हैं स्ट्रोमा, जो कि अंडाशय में भरा संयोजी ऊतक होता है। अब बच्चों हमने यहाँ पर एक लाइन ये पढ़ी है कि अंडाशय के कोर्टेक्स भाग में लाखों की संख्या में पाई जाती है प्राथमिक पुटिकाएं। ध्यान देंगे बच्चों, ये अंडाशय का कोर्टेक्स भाग है और कोर्टेक्स भाग में लाखों की संख्या में क्या पाई जाती हैं? प्राथमिक पुटिकाएं। मैंने 3 ही बनाई हैं, बाकी हर जगह होंगी, पूरी परिधि पर होंगी बच्चों। समझाने के लिए अपन ने 3 ही ड्रॉ किए। प्राथमिक पुटिका क्या है बच्चों? प्राथमिक पुटिका के केंद्र में तो प्राइमरी oocyte होता है और परिधि की तरफ कोशिकाओं की परत है जिसका नाम है पुटिकीय कोशिकाएं। तो ये जो मैंने 3 संरचनाएं ड्रॉ की हैं वास्तव में क्या है? ये है बच्चों प्राथमिक पुटिकाएं। मैं ऊपर नाम लिख देता हूं इनका। ये सब की सब क्या है बच्चों? ये सब की सब है प्राथमिक पुटिकाएं। मैंने तो सिर्फ 3 बनाई हैं बच्चों प्राथमिक पुटिकाएं, लेकिन वास्तव में कितनी होती हैं? जन्म के समय तो प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख हैं और किशोरावस्था तक इनकी संख्या घटकर रह जाती है 60 से 80 हजार, और पूरी परिधि में होती है कोर्टेक्स भाग में। सिर्फ मैंने यही बनाई है ताकि हम आगे दूसरी संरचनाओं के लिए स्पेस रख सकें। क्या है प्राथमिक पुटिका में? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राथमिक पुटिका के केंद्र में जो गोलाकार संरचना है वो तो है बच्चों प्राइमरी oocyte। केंद्र में जो गोला है वो तो क्या है? प्राइमरी oocyte। और उसके चारों तरफ जो ग्रीन मार्कर से मैंने कोशिकाएं बनाई हैं वो है फॉलिकल सेल्स, पुटिकीय कोशिकाएं। इन दोनों से मिलकर बनी होती है प्राथमिक पुटिका। तो बच्चों हम अंडजनन में बात करें कि किशोरावस्था, पुबर्टी एज जब स्टार्ट होती है तो पहले से अंडाशय में क्या थी? अंडाशय में थी बच्चों प्राथमिक पुटिका। क्या है प्राथमिक पुटिका में? ये 2 चीजें हैं बच्चों प्राथमिक पुटिका में। ये तो है फॉलिकल सेल्स और अंदर है प्राइमरी oocyte। अब किशोरावस्था शुरू होने पर सबसे पहले हार्मोन रिलीज होता है FSH। वैसे तो FSH LH दोनों साथ ही रिलीज होते हैं, पर पहले हमें फंक्शन FSH का पढ़ना है कि क्या रोल है FSH का। तो बच्चों जैसे ही FSH हार्मोन रिलीज होता है तो ये प्राथमिक पुटिका वृद्धि करके द्वितीयक पुटिका में बदलेगी। ये जो प्राथमिक पुटिका है ये किस में बदलेगी? द्वितीयक पुटिका में। द्वितीयक पुटिका में बदलने के लिए क्या होगा? अंदर जो चीज़ है वो एज इट इज है, बाहर फॉलिकल सेल है और नया क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा एक नया आवरण थीका। इनके बाहर फॉलिकल सेल ने एक नया आवरण बना दिया थीका, और थीका के बनते ही ये जो प्राथमिक पुटिका थी बच्चों ऊपर, ये किस में बदल गई? द्वितीयक पुटिका में। अब हम अंडाशय में देखते हैं बच्चों कि ये प्राथमिक पुटिका है, और जब किशोरावस्था में FSH आया तो इस प्राथमिक पुटिका से क्या बन गई? द्वितीयक पुटिका। द्वितीयक पुटिका बनने के लिए क्या हुआ? अंदर प्राइमरी oocyte एज इट इज था, इसके बाहर एक नया आवरण बन गया थीका। ये नया आवरण बन गया बच्चों थीका, और ये एज इट इज कोशिकाएं पुटिकीय कोशिकाएं। तो ये पुटिका बन गई द्वितीयक पुटिका। हम इसको लेबल करें
तो सबसे बाहर तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका सबसे बाहर हम नाम लिखेंगे बच्चों थीका, और अंदर कोशिकाएं युग्मक किस अवस्था में है, युग्मक है प्राइमरी oocyte। ये संरचना सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, द्वितीयक पुटिका। इसको अपन क्या नाम देंगे, द्वितीयक पुटिका। तो किशोरावस्था आने पर कोई एक प्राथमिक पुटिका किस में बदल गई, द्वितीयक पुटिका में। किस हार्मोन के प्रभाव से बच्चों, FSH के प्रभाव से। अब क्या होगा, द्वितीयक पुटिका से बनेगी तृतीयक पुटिका। द्वितीयक से क्या बनेगी, तृतीयक। तृतीयक बनने के लिए क्या होगा, ये जो द्वितीयक पुटिका है सबसे पहले इसके अंदर की ये जो कोशिकाएं हैं ये तेजी से विभाजन करके बहुस्तरीय हो जाएंगे। इधर ध्यान देंगे बच्चों, ये जैसे अंदर का प्राइमरी oocyte और ये बाहर का आवरण थीका। और अब हम बात करते हैं इन फॉलिकल सेल्स की जो यहां पर विभाजन करके बहुस्तरीय हो जाएंगी। इस प्रकार से बहुस्तरीय हो जाएंगे, ये बहुस्तरीय हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब इनके कोशिकाओं का बीच में विपाटन होगा, कोशिकाएं फटेंगी और विपाटन होने से इनके बीच में यहां दरार के रूप में गुहा बन जाएगी बच्चों। दरार के रूप में क्या बन जाएगी, गुहा, जिसका नाम होगा एंट्रम। यहां पर तरल से भरी गुहा बन जाएगी और उस गुहा का नाम क्या होगा बच्चों, एंट्रम गुहा होगा। तो ये कहलाएगी तृतीयक पुटिका। तो द्वितीयक पुटिका हमने पहले से बना दी अंडाशय में, अब हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है तृतीयक पुटिका। तृतीयक पुटिका में क्या होगा, सबसे पहले तो प्राइमरी oocyte जैसा था वैसा ही रहेगा। ये तो बच्चों प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के बाहर थीका हमें ड्रॉ करना है। ये आवरण थीका, ये थीका, जो द्वितीयक पुटिका में भी तो था। अभी तक तो द्वितीयक जैसी संरचनाएं हैं। अब तृतीयक की क्या विशेषता हुई है कि पुटिकीय कोशिकाओं में विपाटन होने से कोशिकाओं की एक परत तो प्राइमरी oocyte से चिपक गई और दूसरी परत जो है वो चली गई परिधि पर। दूसरी परत कहां पर शिफ्ट हो गई, परिधि पर। ऐसा होने से यहां पर तरल से भरी एक गुहा डेवलप हो गई बच्चों, जिस गुहा का नाम है एंट्रम। तो हम एक बार नाम लिखें, ये सबसे बाहरी आवरण तो अपन क्या बोलेंगे, वही नाम देंगे बच्चों थीका। थीका। और ये जो तरल से भरी गुहा यहां पर डेवलप हो गई है इसको हम नाम देंगे एंट्रम। यही विशेषता है बच्चों तृतीयक पुटिका की कि जब तरल से भरी गुहा एंट्रम बन जाती है तो वो तृतीयक पुटिका होती है। और ये जो है संरचना वो था बच्चों प्राइमरी oocyte। ये नाम पुराना वाला जैसा था, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक कोशिका। इन तीनों संरचनाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे तृतीयक पुटिका। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। हम बात कर रहे हैं मानव में अंड जनन की, और जन्म के समय क्या थी अंडाशय में, प्राथमिक पुटिकाएं। किशोरावस्था में प्राथमिक पुटिका ने FSH के कारण वृद्धि शुरू की और बाहर एक नया आवरण बना लिया थीका। ऐसा करते ही प्राथमिक पुटिका से क्या बन गई, द्वितीयक पुटिका। इसके बाद अंदर तरल से भरी गुहा एंट्रम डेवलप होती है और एंट्रम के बनते ही पुटिका क्या हो गई, तृतीयक पुटिका। तो बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक
तीनों पुटिकाओं में मादा युग्मक किस अवस्था में है? प्राइमरी oocyte। चाहे पुटिका प्राथमिक हो, चाहे पुटिका द्वितीयक हो, चाहे पुटिका तृतीयक हो, तीनों में मादा युग्मक किस अवस्था में है? वो है बच्चों प्राइमरी oocyte। कौन था प्राइमरी oocyte? प्राइमरी oocyte वो कोशिका है जिसने शिशु के जन्म से पहले मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया था, बट वह कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस कारण से हमने ऊगोनिया का ही नाम दे दिया था प्राइमरी oocyte। अब बच्चों क्या करेगा? ये प्राइमरी oocyte, तृतीयक पुटिका के अंदर का प्राइमरी oocyte अपना वो रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा करेगा। जिस प्राथमिक oocyte का मियोसिस फर्स्ट रुका हुआ था, तो ये क्या करेगा बच्चों? अपना वो रुका हुआ मियोसिस क्या करेगा? पूरा करेगा। और जब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट करता है पूरा, तो आप लाइन डायग्राम को ध्यान रखेंगे जो मैंने शुरुआत में अंडजनन में बताया था, उससे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा बच्चों। प्राइमरी oocyte द्विगुणित होता है और सेकेंडरी oocyte अगुणित होता है। तो अब क्या चेंजेस हुआ बच्चों? तृतीयक पुटिका के बाद सबसे पहले प्राइमरी oocyte ने विभाजन करके बना लिया सेकेंडरी oocyte। यहां पर जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब oocyte के बाहर थीका आवरण बनाया था हमने, तो यहां पर भी थीका बनाएंगे, लेकिन वो थीका दो भागों में बढ़ जाएगा, एक थीका एक्सटर्ना और दूसरा थीका इंटरना। तो यहां पर हम बना देते हैं बच्चों थीका आवरण। ये बच्चों, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है थीका, लेकिन ये तो मैंने बनाया है थीका का एक आवरण। थीका का मैं दूसरा और बनाता हूं जिसका नाम है इंटरना। इसको मैं ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं। ये था। तो चित्र को ध्यान से अगर देखो आप लोग, तो बच्चों सबसे बाहर की लेयर का नाम तो क्या हो जाएगा? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली लेयर को हम क्या नाम देंगे? थीका इंटरना। थीका इंटरना, ठीक है। केंद्र में सेकेंडरी oocyte है, लेकिन इससे पहले हमें वो पुटिकीय कोशिकाएं बनाने हैं जिनको कणिका में कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये कणिका में कोशिकाओं की एक परत है जो परिधि की तरफ हमने ड्रॉ कर दी है, और ये दूसरी परत है जो सेकेंडरी oocyte पर चिपकी हुई है, और इन दोनों के बीच में यहाँ तरल से भरी बन जाती है गुहा जिसका नाम है एंट्रम। तो थीका एक्सटर्ना और इंटरना के अंदर कणिका में कोशिकाएं हैं, और कणिका में कोशिकाओं के अंदर की ओर जो तरल से भरी हुई गुहा है उसका नाम होता है बच्चों एंट्रम, जो तृतीयक पुटिका की विशेषता होती है एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर सबसे केंद्र में जो संरचना है वो है सेकेंडरी oocyte। ये नाम है बच्चों सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक कोशिका। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ आवरण भी होते हैं सेकेंडरी oocyte के बाहर, तो वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ता है। बाकी जो अंडाशय का चित्र आपके बना रखा है नोट्स में, जो नोट्स आपको इंस्टीट्यूट से मिले हैं, वहाँ उन अंडावरणों का नाम भी है, तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, यहाँ लिखने का स्पेस नहीं है, मैंने ड्रॉ भी नहीं किए हैं। एक तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा होता है, और उसके बाहर द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के साथ और क्या होता है? सेकेंडरी oocyte के साथ और होते हैं अंडावरण।
जो मैंने चित्र में ड्रॉ नहीं किए हैं। कौन से अंडावरण? प्राथमिक अंडावरण जोना पेनिसुला और द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार की पुटिका जो बन गई है अंडाशय में, इसका नाम होता है बच्चों ग्रेफियन पुटिका। इसका जो अपन नाम रखेंगे वो क्या है? वो है बच्चों ग्रेफियन पुटिका। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों ग्रेफियन पुटिका, जो कि केवल स्तनधारी अंडाशयों में ही बनती है। ग्रेफियन पुटिका के रूप में अंडाणु का निर्माण बच्चों केवल और केवल स्तनधारियों के अंडाशय में ही होता है। कब? जब किशोरावस्था शुरू होती है, क्योंकि किशोरावस्था से पहले तो प्राथमिक पुटिकाएं थी अंडाशय में। किशोरावस्था में एफएसएच के कारण प्राथमिक पुटिका से कौन सी बनी? द्वितीयक पुटिका। कैसे? थीका बनाकर। द्वितीयक पुटिका से बनी तृतीयक पुटिका। कैसे? एंट्रम गुहा बनाकर। और तृतीयक पुटिका से बनी ग्रेफियन पुटिका। कैसे? प्राइमरी साइट ने मियोसिस फर्स्ट पूरा करके सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, साथ में अंडावरण बना लिए, थीका 2 भागों में बढ़ गया, एक्सटर्नल इंटरना, और फाइनली बन गई ग्रेफियन पुटिका। तो बच्चों इस प्रकार अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होता है, एक ग्रेफियन पुटिका का एक अंडाशय में। और प्रत्येक ग्रेफियन पुटिका में मादा युग्मक है किस अवस्था में? सेकेंडरी oocyte अवस्था में। अभी भी अंडाणु नहीं बना, ये वो बाद में बनेगा। तो इस प्रकार से किशोरावस्था आने पर अंडाशय में अंडजनन होता है। ये तो हो गया बच्चों एफएसएच का फंक्शन। अब एक दूसरा हार्मोन मैंने बताया था आपको, एलएच। एलएच क्या करता है? तो बच्चों जैसे ही ग्रेफियन पुटिका तैयार हो जाती है तो अब एफएसएच का रोल होता है। एफएसएच की वजह से ये ग्रेफियन पुटिका फट जाती है। तो मैं यहाँ पर फटी हुई ग्रेफियन पुटिका बना रहा हूँ बच्चों, ऐसे। इस एलएच हार्मोन की वजह से तो इसका निर्माण हुआ था, और एफएसएच हार्मोन की वजह से तो इसका निर्माण हुआ था, और एलएच हार्मोन की वजह से क्या होगा? ये फट जाएगी। और जब ग्रेफियन पुटिका फट जाती है तो इसके अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है, साथ में जो अंडावरण है, ये सारी चीज़ें बच्चों अंडाशय से बाहर निकल जाएंगी। ग्रेफियन पुटिका के फटने पर अंडावरणों सहित oocyte अंडाशय से बाहर आ जाएगा। कौन सा oocyte आएगा? सबसे अंदर जो है वो सेकेंडरी oocyte है, ये वाला। इसके बाहर 2 अंडावरण हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिखा चित्र में, पर यहाँ एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो प्राथमिक अंडावरण है जिसको हम जोना पेनिसुला कहेंगे, और दूसरा बच्चों द्वितीयक अंडावरण है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे। और इन सब के बाहर फॉलिकुलर सेल्स हैं, कणिका में कोशिकाएं हैं। इन सब के बाहर ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। तो ये जो संरचना ग्रेफियन पुटिका के अंदर थी, अब ये बाहर आ गई। इसके बाहर आने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे बच्चों? उसको हम नाम देते हैं अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका नाम होता है अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। और किस हार्मोन का ये रोल था यहाँ पर? एलएच का। एफएसएच की वजह से तो पुटिका का डेवलपमेंट हुआ था, और एलएच की वजह से क्या हुआ बच्चों? एलएच की वजह से जो है वो ये अंडोत्सर्ग हुआ, अर्थात आवरणों सहित oocyte अंडाशय से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बात सबको बच्चों? देखो ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है, ये है फटी हुई ग्रेफियन पुटिका। ये संरचना है बच्चों, बड़ी मात्रा लगा देते हैं। फटी हुई ग्रेफियन पुटिका ये है। ये तो थी पूर्ण विकसित ग्रेफियन पुटिका। जैसे ही बनी अंडाशय में तो एलएच के कारण ये पुटिका फट जाती है। घटना क्या हुई? अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के कारण क्या हुआ? ये अंडावरणों सहित सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर आ गया। तो जो नीचे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये है अंडावरणों सहित
अंडावरणों सहित सेकेंडरी oocyte है बच्चों, ये जो अंडाशय से बाहर आ गया, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के बाद क्या होगा, यहाँ पर नज़दीकी फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो ये सेकेंडरी oocyte उस फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, अंडवाहिनी में चला जाएगा, जहाँ इसका आगे का डेवलपमेंट भी होगा और साथ में निषेचन भी होगा। और अंडाशय में क्या परिवर्तन होंगे, अंडाशय में बच्चों जो फटी हुई ग्रेफियन पुटिका है ये एक अंतःस्रावी संरचना में बदल जाएगा, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। इस प्रकार से जो फटी हुई ग्रेफियन पुटिका है वो अंडाशय के अंदर एक अंतःस्रावी संरचना में बदल जाता है और उस अंतःस्रावी संरचना का नाम है कार्पस ल्यूटियम। इस संरचना को हम नाम देंगे बच्चों कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हिंदी में बच्चों इसको कह सकते हैं पीतपिंड। पीतपिंड, कार्पस ल्यूटियम पीतपिंड किससे बना है, फटी हुई ग्रेफियन पुटिका से बना है। किस हार्मोन की वजह से बना है, LH की वजह से बना है। क्या होती है बच्चों कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम होती है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये है बच्चों अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, और काम क्या करती है, ये बनाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। जो अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम बनी है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या काम है प्रोजेस्टेरोन का बच्चों, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की जो दीवार है उसको गर्भधारण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की दीवार को गर्भधारण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी मोटाई बढ़ाता है, और अगर गर्भधारण हो जाता है तो फिर उस गर्भावस्था को बनाए भी रखता है। आगे भी पढ़ेंगे हम इसका रोल प्रोजेस्टेरोन का। एक तो गर्भाशय को गर्भधारण करने में मदद करता है, और दूसरा गर्भधारण हो गया तो पूरे गर्भकाल तक 9 महीने तक उस भ्रूण को गर्भाशय में बनाए रखता है। ये इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये निकलता है इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और कहाँ से बनी कार्पस ल्यूटियम, इस फटी हुई ग्रेफियन पुटिका से। अब यहाँ पर बच्चों 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन कि अगर इस निकले हुए oocyte का निषेचन हो जाता है, अगर अंडाशय से मोचित अंडाणु का, रिलीज्ड अंडाणु का निषेचन हो जाता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम पूरे गर्भकाल 9 महीने तक सक्रिय बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन बनाती रहेगी। क्यों, क्योंकि बच्चों गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होता है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर अंडाशय से निकले हुए oocyte का निषेचन हो जाता है, ये यहां से अंडवाहिनी में जाएगा, अंडवाहिनी में निषेचन होगा। अगर निषेचन हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम पूरे गर्भकाल तक सक्रिय रहेगी और क्या बनाती रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, आगे पढ़ेंगे हम। और अगर गर्भधारण हो गया तो फिर अंडाशय की ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो अवस्थाएं एज इट इज जो है यहाँ पर रुक जाएगा निर्माण प्राथमिक पुटिकाओं का, आगे विकास रुक जाएगा, मतलब नई ग्रेफियन पुटिका का निर्माण नहीं होगा गर्भकाल के दौरान। पहले से प्राथमिक पुटिकाएं थी, प्राथमिक ही रहेंगी, ये चीजें नहीं बनेंगी दोबारा जब तक कि उस शिशु का जन्म नहीं हो जाता। ये पहली कंडीशन। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अगर मान लो इसका निषेचन नहीं हुआ, यहां से अंडाणु निकल कर तो गया लेकिन इसको शुक्राणु नहीं मिले फैलोपियन ट्यूब में, तो निषेचन नहीं हुआ इसका। अगर इसका निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, और निष्क्रिय होकर एक निष्क्रिय संरचना कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है।
इस प्रकार से मैंने एक संरचना यहाँ पर ड्रॉ की है जिसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस कब बनेगी? जब निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन ना होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट होगी? कार्पस एल्बिकेंस में, जिसको हिंदी में श्वेत पिंड कहते हैं। तो इसमें बदल जाएगी, अर्थात इसका मतलब यह है कि कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो गई। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है वो घट जाता है स्त्रियों के शरीर में, और जैसे इसका स्तर घटता है तो वापस FSH LH रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण FSH LH वापस आते हैं, और जब बच्चों FSH LH वापस आएंगे तो फिर वापस प्राथमिक पुटिका से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। FSH के प्रभाव से प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका बनेगी, तृतीयक बनेगी, ग्रेफियन बनेगी, मतलब फिर बन गया मादा युग्मक अंडाणु। कब? जब निषेचन नहीं होता है इसका, तो सेम प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। अर्थात ये चक्रीय परिवर्तन है अंडाणु का निर्माण, कि प्राथमिक oocyte पहले बन गई थी भ्रूणी अवस्था में, किशोरावस्था आने पर प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक बनेगी, तृतीयक बनेगी, ग्रेफियन बनेगी। यह है द्वितीयक, ये तृतीयक, ये ग्रेफियन। फिर LH के कारण ग्रेफियन फटेगी, अंडोत्सर्ग होगा, ये संरचना फैलोपियन ट्यूब में जाएगी। निषेचन हो गया तो चीज़ें एज इट इज रुक जाएंगी गर्भकाल तक, और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदलकर नष्ट हो जाएगी, फिर वापस अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होगा। इस प्रकार बच्चों स्त्रियों के अंडाशय में इस चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा रखा आपको नोटबुक में, मैं बता देता हूं कि जब स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है, जब स्त्रियों में क्या होता है बच्चों? अंडोत्सर्ग, तो उस समय मादा युग्मक किस अवस्था में रहेगा? ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में रहेगा। जब स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है तो मादा युग्मक किस अवस्था में होता है बच्चों? ये होता है सेकेंडरी oocyte अवस्था में, अर्थात अभी अंडाणु नहीं बना है। ये कब बनेगा अंडाणु? जब इस सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मिल जाते हैं, अर्थात जब निषेचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात शुक्राणु जब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तब ये सेकेंडरी oocyte अपना और सूत्री सेकंड पूरा करके अंडाणु में बदलेगा। तो याद ये रखना है कि अंडोत्सर्ग के समय मादा युग्मक किस अवस्था में होता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। तो ये था बच्चों अंडाशय की संरचना। इसमें मैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स और बना देता हूँ। ये अंडाशय का वो भाग है जहाँ से अंडाशय देह भित्ति से जुड़ा रहता है, और इसी भाग से जो है यहाँ रुधिर नलिकाएं प्रवेश करती हैं, धमनी और शिरा। तो यहाँ से हम धमनी और शिरा भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये तो मैंने धमनी ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पास में ही हम शिरा भी ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली। अगर हम नाम देना चाहें इनको, तो इनको हम क्या नाम लिखेंगे? इनको हम नाम लिखेंगे रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। अंदर जो संयोजी ऊतक भरा रहता है, उस संयोजी ऊतक को हमने पहले ही नाम दे दिया था, वो था स्ट्रोमा, जिसका परिधीय भाग कोर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला। इस प्रकार बच्चों ये स्त्रियों के अंडाशय का नामांकित चित्र है, और इस अंडाशय में किस प्रकार से अंडजनन होता है ये मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। अब बच्चों अंडजनन से संबंधित केवल एक पॉइंट बचा है, ग्रेफियन पुटिका की संरचना और सेकेंडरी oocyte की संरचना, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।